वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10 2024 बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके मैथमेटिक्स का सिंपल क्वेश्चन पेपर है। और इस क्वेश्चन पेपर का आप सॉल्यूशन ज़रूर देख के जाएँ, ठीक है। वही सिंपल क्वेश्चन पेपर को आप खुद से भी सॉल्व करके जा सकते हैं, बट अगर आपको ये सिंपल क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है तो इसका सॉल्यूशन एक बार हमारा वीडियो ये ज़रूर देखें। इससे आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है, क्योंकि यह आपके 2023 बोर्ड एग्ज़ाम का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है। और यकीन मानो हम सभी बच्चे करते क्या हैं, हम लोग बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं, PYQs कर लेते हैं, बट बोर्ड के द्वारा रिलीज़ जो हमारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है उसको हम कहीं ना कहीं हल्के में लेते हैं। तो आपने इस बार 2024 का बहुत सारे बच्चों ने स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो इसको आप लोग ज़रूर सॉल्व कर लें। बहुत जल्द हम लोग इसका भी एक लाइव क्लास कर लेंगे, जिसमें आपको 2024 बोर्ड एग्ज़ाम का सिंपल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। और अगर आप इन दो क्वेश्चन पेपर का 2023 एंड 24 इन दोनों सिंपल क्वेश्चन पेपर का अगर आप सॉल्यूशन सही से देख के जाते हो, सही से समझ के जाते हो, तो बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से रिपीट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। रिपीट करने का मतलब क्या है कि सेम एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, या फिर आपका कह लो उस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इससे कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, हमारा जो पहला क्वेश्चन है MCQ है कि द SGST पेड बाय कस्टमर टू द शॉपकीपर फॉर एन आर्टिकल विच इज़ प्राइस्ड एट ₹500 इज़ 15, द रेट ऑफ GST चार्ज्ड। द रेट ऑफ GST चार्ज्ड। देखो, SGST पे किया है, आप सभी को पता होगा कि कभी भी दो टाइप की GST लगती है, एक होता है CGST और एक होता है SGST, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्या होते हैं, हाफ ऑफ द टोटल GST, हाफ ऑफ द टोटल GST, ठीक है। यानी इसने 15 रुपये क्या पे किया, SGST पे किया है, तो 15 रुपये है। हम चेक करेंगे कि 500 का कितना परसेंट है। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आया कितना, 3%। देखो, बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती क्या करेंगे, तुमसे पूछा है रेट ऑफ GST पेड, और आप लोग जल्दीबाजी में क्या करोगे, 3% को ही अपना सही आंसर बता दोगे, बट वो गलत है। ये क्या है, गलत है। टोटल GST कितना पे कर रहा है वो, तो 3% SGST और 3% CGST, यानी टोटल GST कितना पे कर रहा है, 6%। तो कहीं ना कहीं पेपर का सॉल्यूशन देखने से ये तो आप सभी को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का आइडिया होगा, थोड़ा बहुत आपका कह लो रिवीजन भी हो जाएगा। और हमारे इस चैनल पे आपको सभी चैप्टर्स का फॉर्मूला शीट प्रोवाइड किया गया है क्लास 10 मैथ्स का, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, उसको मिस ना करें, ठीक है। उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप सर्च कर सकते हो ICSE क्लास 10 मैथ्स फार्मूला शीट बाय मैथ एक्सिस, ठीक है। देन अगला हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, देन द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। बोला है कि रूट्स क्या हैं आपके, रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि b² - 4ac इक्वल्स टू जब 0 होता है तभी हमारे रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल। तो इसका आंसर क्या होगा, 0, ऑप्शन नंबर C। देन आपसे बोला कि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, देन द वैल्यू ऑफ a। तो देखो, फैक्टर होने का मतलब क्या है कि अगर हम x के प्लेस पे 1 पुट करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 0, यानी 2 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू में 1 माइनस 1 इक्वल्स टू में 0। तो 2 माइनस a माइनस 1 इक्वल्स टू में 0, 1 माइनस a आ गया आपका 0, a की वैल्यू क्या आ गई, 1, ये आपका है 1, तो b हमारा आंसर होगा। अब आपसे बोला गया है कि ABCD इंटू में x इक्वल्स टू P/Q, PQ, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x। तो देखो, इसको सॉल्व करने का आपको मैं सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x ये हरदम हमसे पूछा जाता है। इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा ट्रिक ये है आपके पास कि आपको मान लो मैट्रिक्स A दिया गया, इसका मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स B से है, और आंसर हमारा क्या आ रहा है, C। तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। आपको बताया गया है कि मल्टीप्लिकेशन रूल में हमें क्या बताया जाता है, मल्टीप्लिकेशन रूल में हमें बताया जाता है कि अगर पहले वाले का ऑर्डर mn है तो इसका नंबर ऑफ़ कॉलम इसके नंबर ऑफ़ रो के इक्वल होगा। तो दूसरे वाले का ऑर्डर क्या होगा, कुछ NP होना चाहिए, 100% ये दोनों हमारे सेम होंगे, तभी हम मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे, वरना नहीं कर सकते हैं। तो जो आपका मैट्रिक्स C मिलेगा ना, इसका ऑर्डर क्या होता है, तो इसका रो बन जाएगा और इसका कॉलम बन जाता है, MP। ये रूल आप याद रखो, इजीली आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन का आंसर बता देंगे, ठीक है। तो पहले वाले का ऑर्डर 2 इंटू 2 है, और इसका ऑर्डर क्या है, तो 2 इंटू 1 है। तो मैंने अभी बताया कि इसका ये दोनों सेम होता है, तो x का रो 2 होगा और कॉलम क्या होगा, 1 होगा।
तो 2 × 1 का होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दे रखा है आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देन द वैल्यू ऑफ 8th टर्म। तो देखो फर्स्ट टर्म आपके पास कितना है, 57 है। कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करें तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास -3 का है और हमसे n8 दे रखा है। तो a8 फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू में d। तो a आपका कितना है, a8 आपको फाइंड करना है। a आपके पास है 57 प्लस n आपके पास क्या है 8 - 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस तो -3 का है। तो हमें क्या मिलेगा 57 + 7 इंटू में -3 यानी 57 - 21 हमारा आंसर क्या आ गया 36 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। देन बोल रखा है कि द पॉइंट दिस इज अ इनवेरिएंट अबाउट x = p अंडर रिफ्लेक्शन द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स इमेज इज। देखो इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है कि अब x = p पे है पॉइंट। इनवेरिएंट का मतलब ये है कि ऐसा पॉइंट जिसका रिफ्लेक्शन ही ना हो। मान लो कोई एक लाइन है आपके पास और इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट अगर मार्क करोगे तो इस पॉइंट का, मान लो हमारा पॉइंट ए बी है, तो इसका हम रिफ्लेक्शन इस लाइन के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं इनवेरिएंट। क्या बोलते हैं, इनवेरिएंट। तो सेम होगा, क्या हो जाएगा, पॉइंट ए किस पे है, पॉइंट ए आप देख लो x = p पे ही है। तो ऑप्शन नंबर सी सेम, कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा। देन क्वेश्चन नंबर 7 इन द गिवन फिगर डायग्राम ABC इज अ ट्रायंगल DEF बाय द ऑक्सियम इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF बाय द ऑक्सियम। ठीक है, तो आप चेक करो, अगर हम 3 और इसका रेशियो करें तो क्या आएगा, BC/EF का रेशियो कितना मिल जाएगा 3/18 जो कि आपका होगा 1/6। एंड अगर आप AB/ED का रेशियो करते हो, AB/ED, तो AB आपका क्या आएगा 4/24, AB आएगा 1/6 और दोनों के बीच का एंगल 90 है। मतलब जो ट्रायंगल हमारा सिमिलर है बाई साइड एंगल साइड। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8 आपका द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन विद बेस रेडियस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज दिस। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, क्या बोल रखा है, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन विद द सेम बेस रेडियस एंड हाइट एज दैट ऑफ दिस। ठीक है, देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज। ठीक है, तो आपको कोन का वॉल्यूम दे रखा है, यानी कि हमें 1/3 πr² दे रखा है। और πr² किसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। आपको इतना समझना है कि अगर सेम रेडियस और सेम हाइट का हम दोनों बना दें, एक कोन बना दें, उसी सेम रेडियस और सेम हाइट का हम सिलेंडर बना दें, तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उसका 1/3 होगा वॉल्यूम ऑफ कोन। तो आपसे पूछा गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 316 cm3। अब आपसे पूछा है द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इन इक्वेशन। इस इन इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट क्या होगा, हमें बोल रखा है होल नंबर। देखो हमें क्या दे रखा है, -8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x इज लेस देन 8। तो सबको पहले हम 2 से डिवाइड करें क्योंकि हमें x फाइंड करना है ना। तो -4 से बड़ा होगा x एंड 4 से छोटा होगा। तो -4 से होल नंबर बोल रखा है, तो होल नंबर में निगेटिव होता नहीं है, तो ये पार्ट हमारा कैंसिल, यानी 4 से छोटे जितने भी होल नंबर हैं, ऑप्शन नंबर सी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट PS इज, द वैल्यू ऑफ PS इज। अब सन किधर निकलता है, सन तो ईस्ट में ही निकलता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप क्या फाइंड करोगे, प्रोबेबिलिटी इसकी 1 होगी। ठीक है, तो सन तो आपका ईस्ट में निकलता है ना, तो इसमें कुछ सोचना है नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1। देन अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है इफ़ दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस देन फाइंड x। तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 20x1, इसको आप कर लो 3 से मल्टीप्लाई, तो 6 12 30, ये किसके इक्वल दे रखा है, तो 8 12 8 1 के। तो इनको आप ऐड कर लो, तो ऐड करेंगे तो हमें 8 मिलेगा, x + 3 मिलेगा और ये 12 मिलेगा और ये 1 मिलेगा। तो किसके इक्वल है, तो 8 12 8 एंड 1 के। ठीक है, तो x + 3 के प्लेस पे क्या लिखा है, x 8 लिखा है, तो x + 3 हमारा 8 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5 होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे हमें सॉल्व करना है। देखो अगर आप सही से क्वेश्चन पढ़ रखे हो, सही से सारे फार्मूले आपको पता है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला नहीं है। 15 मार्क्स तो आप इजीली स्कोर कर पाओगे, जो आपका MCQ है। द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल इज दिस, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABC आर दिस, देन रिस्पेक्टिवली देन फाइंड वैल्यू ऑफ A। देखो सेंट्रॉइड फाइंड करने का फार्मूला ही होता है जी फाइंड करने का,
x1 प्लस x2 प्लस x3/3 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये आपका फार्मूला ही है क्या फाइंड करने का। तो हमें जब भी फाइंड करना हो सेंट्रॉइड तो उसको फाइंड करने के लिए हम इस फार्मूले को अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जी हमें दे रखा है 6,7 और x1 हमें क्या दिया है, तो a दिया है, a प्लस 7 प्लस 5/3 एंड हमें फिर दे रखा है 5 प्लस 9 प्लस 7/3। तो ये आपका हो गया 21/3 और ये आपका आ गया a प्लस 12/3। तो ये किसके इक्वल है, तो ये हमारा 21/3 देखो 7 इक्वल है, ये आपका इसके इक्वल होगा, यानी 6 इक्वल्स टू में क्या होगा a प्लस 12/3। तो 18 इक्वल्स टू आ गया a प्लस 12, तो a की वैल्यू आ गई 6, ये आ गया हमारा 6, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 13, इन द गिवन फिगर ए सी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्किल ए डी बी, एंगल ए डी बी आपको दे रखा है 35 डिग्री का, ठीक है। ए सी आपको बोला गया डायमीटर है, तो हमसे पूछा गया फाइंड एक्स। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो ए बी आर्क से दोनों एंगल बने हैं, एंगल डी भी ये वाला एंगल हमारा और एंगल सी भी, तो दोनों हमारे इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल सी हमारा हो गया 35 डिग्री का। रीज़न, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। एंगल बी आपका होगा 90 डिग्री। रीज़न क्या है, एंगल इन सेमी सर्किल, एंगल इन सेमी सर्किल। तो ट्रायंगल में हमारे इस ट्रायंगल ए सी बी में एक एंगल 90 का है आपका, ये एंगल 90 का है, ये एंगल 35 का है। तो इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर दो, 90 प्लस 35 कितना हमें मिलेगा, 180 माइनस 125 जो कि आपका आएगा 55 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। देन आपको बोला देखो दो क्वेश्चन आपसे आ रखे हैं एपी से, ठीक है। इफ़ nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज दिस देन द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। वो an टर्म आपको दे रखा है n+3, तो a1 क्या होगा, n के प्लेस पे 1 पुट कर दो, 1 + 3 4। a2 क्या होगा, 2 + 3 5। a3 क्या होगा, तो 3 + 3 6। तो फर्स्ट 3 टर्म्स क्या हो गए, 4 5 6, ऑप्शन नंबर सी। देन द मीडियन ऑफ द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ फाउंड ग्राफिकली बाय ड्राइंग। देखो मीडियन फाइंड करने के लिए आपको क्या ड्रॉ करना पड़ता है, तो सभी को पता है क्या ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, मीडियन ऑफ ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ फाउंड ग्राफिकली बाय ड्राइंग अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसको हम ऑजिब भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। हम लोग कभी भी ऑजिब बनाने के लिए फाइंड करते हैं ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसको एक और नाम है इसका ऑजिब, ठीक है। हिस्टोग्राम कब बनाते हो आप, तो हिस्टोग्राम बनाते हो आप मोड फाइंड करने के लिए। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तो हम लोग ऐसे ही बना रहे होते हैं, लीनियर ग्राफ पता नहीं इसके लिए, ठीक है। देन अब आते हैं इस पे हम लोग। देखो बैंकिंग से कोई भी एमसीक्यू आपसे नहीं पूछा गया था, डायरेक्ट बैंकिंग से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हो सकता है इस बार भी कुछ ऐसा देखने को मिल जाए कि डायरेक्ट आपसे बैंकिंग से कोई एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ले, कोई भी एमसीक्यू ना दिया जाए, ठीक है। देखो हमें दे रखा है कि सलमान डिपॉजिट ₹1200 एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2.5 years। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। फाइंड द अमाउंट ही विल रिसीव ऑन मैच्योरिटी। बोला है कि मैच्योरिटी के समय वो कितना पैसा रिसीव करेगा, आपको ये बताना है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रखा है, पी की वैल्यू हमें 1200 दिया है, टाइम अगर मंथ में हम फाइंड करें तो 2.5 ईयर है, इसको कन्वर्ट करोगे तो 5/2 ईयर होगा, 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 30 मंथ्स आपको टाइम दिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% दिया है, तो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू में nn+1/2 इंटू में 12 इंटू R/100। सिंपल सा फार्मूला है, यहाँ सबकी वैल्यू पुट करो आप। तो P आपको दे रखा है 1200, 30 महीने का दिया है, 30 इंटू 31/2 इंटू 12 इंटू 6/100। देखो ये आपका 100 से 100 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 2 से 15 टाइम्स में कैंसिल। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करो तो 650 या 90 इंटू 31 मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, 90 इंटू 31 आप करोगे तो कितना आने वाला है, 90 इंटू 31
₹2790 रिसीव करता है इंटरेस्ट के तौर पे। तो मैच्योरिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैच्योरिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या फाइंड करना होता है? अमाउंट डिपॉजिट यानी n इंटू में p प्लस इंटरेस्ट। तो 1200 रुपये जमा किया है 30 महीने के लिए, प्लस में इंटरेस्ट है। जब इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना मिलेगा? 36,000 प्लस 2790, यानी टोटल पैसा कितना मिल रहा है उसको? 38,090 रुपीज़। ओ सॉरी कितना मिलेगा पैसा उसको? आप सही से ऐड कर लेना, 38,790 रुपीज़। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन रहा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप हमारा क्वेश्चन सीरीज़ का वीडियो ज़रूर देखें जो कि आपको मिल जाएगा, और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस क्वेश्चन सीरीज़ में आपको टोटल मैं 10 वीडियोज़ प्रोवाइड करने वाला हूँ। अभी तक मैंने 5 पोस्ट कर दिया है, और ये 10 वीडियोज़ ऐसे होंगे जैसे क्वेश्चन आपसे हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आपसे बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में कि हमारे किस में है? कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है। तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ m एंड n। इसको हम कैसे कर पाएंगे? तो कॉन्टिन्यूड होने का मतलब ये कि हम कैसे अरेंज करेंगे? 3/9 इक्वल्स टू 9/m इक्वल्स टू 81 इक्वल्स टू में m/81 इक्वल्स टू में 81/n। ठीक है, देखो इनको आप आपस में सिंप्लीफाई कर दो, m की वैल्यू आ जाएगी। कैसे करेंगे? तो 3m हमारा 81 है, तो m की वैल्यू है 27। m आपका 27 है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ m की वैल्यू पुट कर लो, तो 27/81 इंटू में 81/n। तो क्या होगा n आपका आएगा 81 इंटू 81/27। तो 27 से 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर लो, तो 243 आपकी n की वैल्यू आ गई। n कितना आ गया आपका? 243। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना खुद से। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 का सॉल्यूशन, जो कितना इजी होता है। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो अगला हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन है। तो इसको आप कैसे कर पाओगे? तो इसको करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है कि हम इनका एलसीएम कर लें। तो एलसीएम हमारा क्या होगा? तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्या मिलेगा आपको? कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। ठीक है, तो अगेन 1 प्लस 1 क्या होगा? कॉस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका अगेन 1 आ जाएगा। तो 1 और ये आपका 1 मिलके कितना हो गया? थोड़ा सा सही से समझेंगे, 2 प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम दोनों में 2 को कॉमन कर लें तो इसको हम क्या लिख पाएंगे? 2 कॉमन करके 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए हमारे पास पहले से है इंटू में कॉस ए। तो ये हमारा दोनों कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा? 2/कॉस ए, जो क्या होता है 2 सेक ए। ठीक है, तो वही बात है। देखो आप सही से अगर पढ़े होगे पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो अब देख लो, मुश्किल से 20 मिनट्स में मैंने पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, जो आपके टोटल 27 मार्क्स के हैं। बट ऐसा करने के लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जो भी बच्चा अच्छे से पढ़ा होगा वो बहुत जल्दी इनको कर पाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या दिया है? द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ रिम ऑफ ए सर्कुलर मेटल इज 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे बोला है फाइंड द इनर रेडियस ऑफ द टब, द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ टब इफ इट्स आउटर रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो हम लोग कैसे करेंगे। तो हमें पहले दे रखा है कि 44 हमारा इनर सर्कमफ्रेंस है, यानी इस 2 पाई स्मॉल आर हमें दे रखा है 44। तो 2 इंटू 22/7 इंटू स्मॉल आर हमें दे रखा है 44। तो जब आर को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 44 इंटू 7/44, तो आर हमारा आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखो आपको कैपिटल आर दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा? वॉल्यूम ऑफ होलो हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ होलो हेमिस्फीयर।
यही तो फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने का फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला क्या होता है, 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो 2/3 पाई कैपिटल यानी कि 8 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब, ठीक है। तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू में हमें क्या मिलेगा, तो इसको सिंप्लीफाई करने का सबसे सिंपल सा तरीका है कि आप कैलकुलेट कर लो, 512 माइनस 343। तो इनको जब सिंप्लीफाई करोगे आपको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू में 169। तो इसका आप आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। खुद से कर लेना आप कैलकुलेट इसको, या फिर चलो मैं कर ही देता हूँ। 44 इंटू 169 यानी 74, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 7436 अपॉन में 21। तो 7436 डिवाइडेड बाई 21, तो आपका आएगा, देखो इसका आंसर आ रहा है 354.09। तो आपको बोला है गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है कि बस हमें इतना ही आंसर लिखना है, यानी 354 सेंटीमीटर क्यूब, बस, ठीक है। तो अब देख लेना, ये होलो स्फीयर था, यानी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सेक्शन ए में किससे, मेंसुरेशन से, ठीक है। देन अब अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 का 2। कोई क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन से पूछ लिया आपसे, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। देखो ए क्या होगा, एक्स एक्सिस से बना है तो ये तुम्हारा ए कितना हो जाएगा 5,0, बी कितना हो जाएगा वाई एक्सिस पे है तो 3,0,3। तो पहला तुमने एक नंबर तो कंफर्म कर लिया, वो कितना सिंपल सा एक नंबर मिल गया। ए एंड बी के आपने कोऑर्डिनेट्स बताए, 1 मार्क्स आपको मिल गया। फिर बोला है इफ़ पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:3 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो मान लो आपका ये ए है और ये बी है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने बना दिया किनारे, ये 5,0 है, ये 0,3 है। पी इसको डिवाइड कर रहा है 2:3 के रेशियो में। तो आपसे पूछा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, तो डायरेक्ट बाय सेक्शन फार्मूला हम क्या लिख पाएंगे कि पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो 2 × 0 प्लस 3 × 5 15 अपॉन 2 + 3 एंड 2 × 3 6 प्लस 0/2 + 3। तो हमें क्या मिल गया 15/5 एंड 6/5। तो हमारा आंसर फाइनली क्या आ गया 3,6/5। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी क्या आ गया 3,6/5, 3,6/5, ठीक है। देन पूछा है फाइंड द लाइन ऑफ इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ए बी एंड पासेस थ्रू ओरिजिन, जो ए बी के पैरेलल है और ओरिजिन से पास कर रहा है। देखो पैरेलल में आपको बताया गया होगा जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं दोनों के स्लोप क्या होते हैं, m1 हमारा m2 के इक्वल होगा, यानी जो स्लोप ऑफ ए बी होगा वही स्लोप ऑफ लाइन होगा जो इसके पैरेलल होगी, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, वीडियो पॉज करके मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी, तो जब 2 पॉइंट दिया गया होता है तो स्लोप निकालने का फार्मूला क्या है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये तो हमारा फार्मूला होता है स्लोप फाइंड करने का जब 2 पॉइंट दिया हो। तो y2 यानी कि 0 - 3 अपॉन x1 5 - 0। तो आपका क्या स्लोप आ गया -3/5। तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा, स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू ए बी इज ऑल्सो -3/5। तो लाइन कहाँ से पास कर रही है, तो ओरिजिन से पास कर रही है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फार्मूला क्या होता है y - y1 mx - x1 1 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। तो y - 0 ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है ना -3/5 x - 0। तो आपको क्या मिलेगा y = -3/5x, यानी सिंप्लीफाई करने पे 5y - 3x, तो 3x + 5y = 0 हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट थर्ड। देखो मैंने कई बार आपको बताया है कि जो आपका रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन होगा पूरे के पूरे 5 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे, तो बहुत सही से आप प्रैक्टिस करो, रिफ्लेक्शन बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो इसको आपको बनाना पड़ेगा, यूज़ ग्राफ शीट फॉर द क्वेश्चन, टेक 2 सेंटीमीटर = 1 यूनिट अलॉन्ग द एक्सिस, प्लॉट दिस, रिफ्लेक्ट ए ओ बी
इन द ओरिजिन, देखो इन द ओरिजिन में क्या होता है, हम दोनों को चेंज कर देते हैं। मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाकी आप खुद से कर लेंगे। इन द ओरिजिन में जब आप रिफ्लेक्शन करोगे तो आप कैसे कर रहे होगे, इन द ओरिजिन का रिफ्लेक्शन में हम दोनों कोऑर्डिनेट्स के साइन चेंज करते हैं, ठीक है। फिर रिफ्लेक्ट दिस ऑन वाई एक्सिस एंड नेम इट दिस। फिर आप मतलब सही से आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे सही हो जाएगा। बहुत जल्द मैं इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा जो 5 मार्क्स कंफर्म करने के लिए, इसमें मैं आपको कह लो कि ग्राफ पेपर पे करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अपने अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। देन हम लोग आगे सेक्शन बी पे आ गए, ठीक है। सेक्शन बी पे आ गए हम। देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर द अबव बिल। 15,500 का ग्राफिक कार्ड है, लैपटॉप हमारा 1900 का है, 18% GST यहाँ लग रहा है, यहाँ पे 28% GST लग रहा है, ठीक है। तो टोटल बिल मतलब क्या हुआ, टोटल अमाउंट पेड प्लस GST। तो अगर देखा जाए तो अमाउंट पेड बाई अमाउंट पेड फॉर टोटल कितना पे करना पड़ेगा, 15,500 प्लस 18% यानी 15,500 इंटू 18/100, GST भी निकाल लो आप, ठीक है। तो 15,500 इंटू 18 क्या मिलेगा हमें, 155 इंटू 18, तो आपको मिला 2790। तो 2790 हम देंगे अब प्लस 15,500 देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 18,290 रुपये हमें देना पड़ेगा, किसके लिए, ग्राफिक कार्ड के लिए इंक्लूडिंग GST। देन लैपटॉप अडाप्टर हमारा 1900 का है, इस पर 28% GST है, तो 1900 इंटू 28/100 कितना GST हो जाएगा। अब अमाउंट ऑफ GST पेड निकाल लो, 900 इंटू 28 तो 532। तो टोटल आपको देना पड़ेगा यहाँ पे कितना, तो 1900 प्लस 532 2432 रुपीज़, किसके लिए, तो लैपटॉप एडाप्टर के लिए। तो टोटल अबव बिल में टोटल अमाउंट पेड कितना आ जाएगा, 18,290 प्लस 2432 20,722 रुपये, ठीक है, 20,722। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 4 के पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया, देखो इसमें अभी कोई भी डाउट हो तो आप बताना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। देखो मैंने अपने क्वेश्चन सीरीज का पहला वीडियो ही इसी टॉपिक पे कवर किया था और हर बार ये 3 नंबर का पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ पे जब आप इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, देखो आप मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 7, बी आपको दे रखा है 2 और सी दे रखा है -2, ठीक है। तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, x इक्वल्स टू में -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, ठीक है। तो x हमें क्या मिल गया, -b यानी कि -2 प्लस -2 का स्क्वायर 4 -4 इंटू में a के बेस पे दिया है 7 इंटू में c -2 और 0.2 इंटू में 7, तो आपको क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू में -2 प्लस -4 प्लस 56/14 यानी हमें क्या मिल गया सिंप्लीफाई करने पे, तो x हमें मिल गया -2 प्लस √60/14। अब आपको √60 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम कैसे फाइंड कर पाएंगे। अगर अभी भी आपको इसमें डाउट हो तो आप इनको कैलकुलेट करना ज़रूर सीख लें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो 100% आने वाला है, ठीक है। देखो √60 की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम देखते हैं नियरेस्ट स्क्वायर नंबर, तो 8 हमारे पास है, सॉरी 7 है, 8 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 7 7 या 49, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा 11। और यहाँ पॉइंट लगाते हैं 2 0 आप इंक्रीज कर सकते हो, आपको यहाँ मिल गया 14। तो आप खुद से इस क्लास में एक नंबर आपको नोट करना है और उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 147 इंटू 7 अगर किया जाए तो देखो यहाँ पे 7 टाइम्स में हम पढ़ सकते हैं, तो हमें मिलेगा 1029। तो माइनस करने पर हमारे पास आएगा 71। जब हम एक बार पॉइंट लगा तो हम 2 0 बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा देखो मैं जल्दीबाजी में कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत नहीं है। आपको अगर में कोई डाउट हो तो आप हमें बताना, इसको दोबारा आपको समझाया जाएगा। तो 154 इंटू 4 करेंगे हम लोग तो 6176 आ जाएगा,
ठीक है। तो देखो डेसिमल के बाद से मैंने 2 नंबर तक इसका वैल्यू फाइंड कर लिया, तो आपका फाइनल आंसर क्या मिलने वाला है, x इक्वल्स टू -2 + -7.74/14। तो आप इसको खुद से सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो आपका x 2 आंसर आएगा ना, x इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, -2 -7.754/14, और दूसरा हमें क्या मिलेगा, -2 + 7.54/14, ठीक है। तो इसको आप खुद से कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको करने चाहिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो एक बार आप हमें कमेंट जरूर कर देंगे, पर्टिकुलर उस क्वेश्चन का वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिर आपको बोला यूज़ ग्राफ शीट, और ये ऑजी बनाने के लिए आ गया आपके पास, ठीक है। यूज़ ग्राफ शीट, ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द डेली अर्निंग ऑफ मेडिकल स्टोर्स, एस्टिमेट मोड, ठीक है। तो आपको पहले तो ग्राफ शीट यूज़ करके हिस्टोग्राम बनाना होगा ऐसे, और फिर इसके यूज़ से आपको मीडियंस फाइंड करने होंगे, तो इसको आप मोड फाइंड करने होंगे, तो इसको आप खुद ही करेंगे। तो पहला काम आपको याद रखना है, आपको हिस्टोग्राम एंड ऑजी बनाना तो 100% आना चाहिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन 100% आपको मिलने वाले हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हिस्टोग्राम एंड ऑजी आपको आना ही चाहिए। देन अब इसको हम लोग करेंगे, हमसे बोला गया क्वेश्चन नंबर 5 का पहला दे रखा है, ए एंड बी हमें दे रखे हैं एंड सी दे रखा है। हमसे बोला फाइंड AB - 5C। तो पहले आप पहले इनको मल्टीप्लाई करो। तो AB जब हम कैलकुलेट करेंगे हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट रो को पहले हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 6 18, -2 × 1 -2, फिर 1 × 6 -6, एंड 4 × 1 +4। ये आ गया आपका, ठीक है। माइनस AB हमारा फाइंड हो गया ना, तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, 16/-2। तो ये आपका AB है -5 इंटू में C क्या है -4/5। तो 16/-2 16 - 2 मल्टीप्लाई करो तो -20/25। जब इनको हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 माइनस क्या होगा, प्लस 16 + 20 -2 तो -2 - 25 आपको क्या मिल गया, तो 36/-27 आपका आंसर, ठीक है। तो ये रहा देखो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 जो 3 मार्क्स का था, ठीक है। देन अगला आपका है 5 का पार्ट 2 जो कि एक सर्कल का क्वेश्चन है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे समझेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आने के शुरू हो गए। हमें बोला गया कि प्रूव डैट PQT एंड PTR आर सिमिलर, ट्रायंगल PQT एंड PTR। तो देखो दोनों ही ट्रायंगल्स में एक एंगल तो हमारा कॉमन है, चाहे आप PTQ बनाओ या फिर आप PTR फॉर्म करो। एंगल P आपका क्या है, तो कॉमन, तो एंगल P इक्वल्स टू एंगल P, इसको हम क्या कह सकते हैं, तो कॉमन पार्ट है हमारा, एंगल P हमारा कॉमन है, ठीक है। देन देखो ये तो एक कॉर्ड है आपका और ये टेंजेंट है, तो अभी आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाया जाता होगा कि ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल होगा, बोलते हैं एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। तो हम लिख सकते हैं एंगल PTQ इक्वल्स टू एंगल PRT, एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट्स, एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। तो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए भाई, एंगल दोबारा एक बार आप समझ लेंगे, मैं दोबारा समझा देता हूँ थोड़ा सा इरेज करके। देखो दोनों ही ट्रायंगल में एंगल P कॉमन है, ये एंगल आपको दोनों में बना है, और आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाया गया होगा कि जब भी एक टेंजेंट और एक कॉर्ड किसी पॉइंट पे कट करते हैं तो दोनों के बीच का जो एंगल होता है कॉर्ड द्वारा सरकमफ्रेंस पे बने हुए एंगल के इक्वल होता है। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, हम बोलेंगे एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है। तो सिमिलर तो प्रूफ हो गया, अपना काम हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछा है इफ़ PT इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, QR हमें दे रखा है 9 सेंटीमीटर, तो फाइंड द लेंथ ऑफ PQ, ठीक है। तो पहले हम ट्रायंगल का नाम लिखते हैं, तो हमें देखो दे रखा है ट्रायंगल PTQ सिमिलर है ट्रायंगल PTR के, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं,
पी क्यू बाई पी टी का रेशियो, देखो नेमिंग सही था, क्यू टी बाई टी आर का रेशियो इक्वल होगा पी टी बाई टी आर का रेशियो। आपको फाइंड करना है पी क्यू, तो पी क्यू तो रहेगा, तो पी क्यू हमें दे रखा है पी क्यू बाई पी टी 8 है, ठीक है। थोड़ा सा नेमिंग यहाँ पे हम लोग सही कर लेंगे, ये क्या है हमारा पी टी बाई पी आर, ठीक है। तो अब देखो पी क्यू बाई पी टी, और इसको हम लिख सकते हैं पी टी यानी कि हमें दे रखा है 6, ये 6 दे रखा है ना, 6/6 इंटू पी आर, तो हमें क्या मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई 36 इक्वल्स टू में पी क्यू इंटू में पी आर। देखो पी आर को अगर हम देखें ध्यान से तो पी आर क्या है पी क्यू प्लस क्यू आर, यानी 36 पी क्यू इंटू में पी क्यू प्लस क्यू आर यानी कि 9, ठीक है। तो आप इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, हमें क्या मिलेगा 36 इक्वल्स टू में पी क्यू स्क्वायर प्लस 9 पी क्यू, यानी अगर पी क्यू को एक्स मान लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 36 इक्वल्स टू में 0। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3x माइनस 36 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ एक्स कॉमन एक्स प्लस 12, यहाँ माइनस 3 कॉमन एक्स प्लस 12, तो x इक्वल्स टू आ गया 3, क्योंकि x कभी निगेटिव नहीं होगा, तो हमारा x की वैल्यू यानी पी क्यू क्या होगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, सिमिलैरिटी का एंड सर्कल दोनों को आपस में मिक्स किया गया था। देन अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3, ठीक है। इनको आप सही से नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके। देन क्वेश्चन 5 का पार्ट 3, देखो इसमें हमें दे रखा है दिस, इसको हमें फैक्टराइज करना बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। कभी कभी आपसे क्या कहता है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। देखो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो हमें चाहे रिमाइंडर थ्योरम बोले चाहे फैक्टर थ्योरम बोले, करना वही है। तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करते हैं कि देखो ऐसा क्वेश्चन आप अपने बुक से ढूंढ के ज़रूर प्रैक्टिस करना, ये भी हमारे क्वेश्चन सीरीज का एक पार्ट है। ऐसा क्वेश्चन भी हर बार आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, लास्ट में जो नंबर दे रखा है इसका हमें फैक्टर करना है, और इसी में से एक नंबर लेके पुट करना है और चेक करना है कि आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 आ जाए तो समझ जाओ आपका काम हो गया, ठीक है। 0 नहीं आया तो फिर ढूंढो, फिर अपने काम पे लग जाओ, ठीक है। तो हम लोग को एक नंबर इसमें लेके पुट करते हैं। 10 का फैक्टर होगा 1 2 5। देखो ज़्यादातर +1 -1 +1 -2 हमें पुट करना है, ज़्यादातर 1 2 पे ही आपका 0 आ जाता है। देखो यहाँ पे प्लस वाला पुट करने से सब में प्लस साइन है, 0 तो आने का कोई चांस ही नहीं है। तो हम लोग माइनस वाला नंबर चूज करते हैं। देखो -1 अगर आप चेक करोगे तो भी 0 नहीं आएगा, तो हम क्या चेक करेंगे -2 चेक करते हैं। तो 6 इंटू में -2 यानी -8 का क्यूब प्लस 24 इंटू में 25 इंटू 4 प्लस 31 इंटू में -2 प्लस 10, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 8 6 जा -48, यहाँ पे हमें 2 5 जा 24 इंटू 4 25 इंटू 4 100 -62 प्लस 10, ठीक है। तो माइनस माइनस हमें क्या मिल जाएगा -110, और यहाँ पे आपका इनका दोनों का मिले कॉम्बिनेशन +110, आंसर आपका 0 आ गया। यानी जब हमने क्या पुट किया x के प्लेस में -2 पुट किया तो हमारा आंसर क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या है कि x + 2 इज़ द फैक्टर ऑफ fx, ठीक है। इसको हम fx लेट कर लेंगे, लेट, ठीक है। तो हमें अदर फैक्टर फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, आपको बताया गया होगा, आपके टीचर्स बताए होंगे कि अदर फैक्टर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है। तो सिंपली हमें इस वाले को इससे डिवाइड करना है, यानी 6x³ प्लस 25x² प्लस 31x प्लस 10 को हमें किससे डिवाइड करना है, तो x + 2 से डिवाइड करना है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 6x² तो 6x³ प्लस 12x² माइनस करेंगे 31x² प्लस 31x
सॉरी 13x स्क्वायर प्लस 31x, यहाँ पे आपका आएगा 13x, तो 13x स्क्वायर प्लस 13 26x, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्लस 5x प्लस 10, तो प्लस 5 आ गया आपका, तो यहाँ पे हो गया 5x प्लस 10। तो आप सही से डिवाइड कर रहे होगे तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो या तो आपका डिवीज़न गलत है या आपने स्टार्टिंग में ही यहाँ मिस्टेक कर दिया इसको फाइंड करने में, तो अब दोनों को ही चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमारा अदर फैक्टर, अब अदर फैक्टर को हम कैसे फाइंड कर पाएंगे, इसके लिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अदर फैक्टर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अदर फैक्टर ऑफ दिस, यानी हम कह सकते हैं कि हम एफ को क्या नोट कर सकते हैं, एफ मतलब कि हमारा क्वेश्चन, उसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू में 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 5। आप इसको स्प्लिट करोगे तो x प्लस 2 यहाँ पर आपको मिलेगा 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3x प्लस 5, यानी x प्लस 2, यहाँ पे आप 3x कॉमन कर लोगे तो आपको अगेन मिल जाएगा यहाँ पे 2 कॉमन लोगे तो 3x प्लस 5, यहाँ पे आपको 1 कॉमन मिलेगा 3x प्लस 5, यानी कहने का तो आप इसको स्प्लिट कर लेना, इसको स्प्लिट करने पे आपको मिलेगा 2x प्लस 1 एंड 3x प्लस 5। ये आपके दो फैक्टर हो जाएंगे, पहला फैक्टर आपका x प्लस 2 पहले से था, ठीक है। देखो हर एक क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में अगर मैं सॉल्व करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इतना टाइम आपके पास भी नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि आप पूरा पेपर एक बार देख लो, क्योंकि हो सकता है कि इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल जाएँ, ठीक है। देन अगर इसमें भी आपको डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें बोला है कि ABCD एक स्क्वायर है और एंड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD हमें दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल AC एंड BD एंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको समझना है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप कर जाओगे। पहले आप स्क्वायर बना लो, तो ABCD आपका एक स्क्वायर है ये, ठीक है। इसके डायगोनल्स हैं। अब प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल अगर आपको पता है कि डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल AC एंड BD क्या हो जाएगा कि या तो AC का मिड पॉइंट या फिर BD का मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट ऑफ BD, पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ BD, तो BD का मिड पॉइंट अब निकाल लो, x1 प्लस x2/2, 1 प्लस 3/2, y1 प्लस y2, 2 प्लस 3/2, तो हमें क्या मिल गया 4/2 यानी 2 एंड 5/2, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स क्या आ गया, तो मिड पॉइंट ऑफ BD जो कि है हमारा 2 एंड 5/2। अब इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC पूछा है, देखो जो स्क्वायर एंड रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, आपको पता होना चाहिए। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर एंड रोम्बस आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं कि पास इस पॉइंट से कर रहा है जो कि है 2,5/2। अब जो BD और AC आपस में परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ BD यानी m1 एंड स्लोप ऑफ AC यानी कि m2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा -1। ये प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया गया होगा कि जब भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है -1। ये तो हमें मिल गया, -1 आ गया हमारे पास, ठीक है, सिंपल सा है। अब यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखेंगे या फिर ध्यान से कल समझेंगे, ध्यान से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है m1 स्लोप ऑफ BD। तो स्लोप ऑफ BD निकालने का, जब भी हमको 2 पॉइंट दिया गया हो तो स्लोप फाइंड करने का स्लोप ऑफ BD जो कि m1 है ये क्या हो जाएगा, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 यानी कि आपका 2, y1 3, तो 2 माइनस 3 अपॉन x2 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, तो आपको क्या मिला फाइनली -1/2। अब मिड स्लोप ऑफ AC को हमने मान रखा है m2, तो हमें क्या मिल जाएगा कि m2 इंटू m1 आना चाहिए -1, तो m2 पता नहीं हमें, m1 हमारा -1/2 आया है इक्वल्स टू -1, तो m2 आपका हो जाएगा 2, यानी स्लोप ऑफ लाइन AC आपका आ गया 2, और लाइन AC कहाँ से पास कर रही है, तो लाइन AC हमारा पास कर रहा है 2,5/2 से। इसका स्लोप हमें क्या पता है कि इसका स्लोप हमारे पास आ रखा है 2, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम कैसे फाइंड कर पाएंगे, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू में mx माइनस x1, इस वाले प्रॉपर्टी को अप्लाई करके सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो y माइनस y1 यानी कि 5/2, m यानी कि 2, x माइनस x1 यानी कि 2, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा y माइनस 5/2
2x माइनस 4, तो 2x माइनस वाई इक्वल्स -4 + 5/2 इक्वल्स टू में 0। आप इसको सिंप्लीफाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि इसको सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर मिल जाएगा। चलो मैं कर ही देता हूँ। तो हमें क्या मिलेगा, 2x माइनस वाई माइनस 3/2 इक्वल्स टू में 0। सबको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 4x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू में 0। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 हो गया। उसको आप ध्यान से समझ लेंगे। ठीक है, देन अगला आपका है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को आप रिवाइंड करके देखना, ज़रूर समझ में आ जाएगा। देन अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, चलो ठीक है, अब अगला हमसे पूछ रखा है कि प्रूव डैट दिस इक्वल्स टू दिस। सबसे सिंपल सा ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमें याद रखा है सेक स्क्वायर प्लस में कॉसेक स्क्वायर। इसको हम चेंज करते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। अब कर लो आप एलसीएम, तो आपको पास आ गया cos स्क्वायर थीटा इंटू में sin स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई कर दो तो sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन में अंडर cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। जब इसको हम रेसिप्रोकल को सही करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा। और स्क्वायर रूट में कोई भी टर्म अगर 2 बार है तो उसको हम क्या लिखते हैं, सिंगल टाइम, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 भी समझ लो, सॉल्व हो गया आपका। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, इसको भी आप देख लेंगे दोबारा, अगर वीडियो को पॉज करके नहीं समझ में आएगा तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। अब अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमें कहेंगे तो दोबारा आपको आईसीएसई क्लास 10 2024 बोर्ड एग्जाम का मैथ्स का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। वो में दे रखा है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर दिस एंड दिस। तो फाइंड द फॉलोइंग फॉर द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नंबर ऑफ टर्म्स, देखो फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है 98, एन लास्ट टर्म आपको दे रखा है 1001 और डी आपको दे रखा है 7। तो एन टर्म फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। तो एन हमें दे रखा है 1001, ए दे रखा है 98 प्लस n माइनस 1 इंटू में 7। ठीक है, तो आपको करना है इसको सिंप्लीफाई। तो कैसे करेंगे, तो हम 1001 में से 98 को कर लें माइनस, फिर हमें मिलेगा n माइनस 1 इंटू में 7। तो 1001 में से जब आप 98 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 1001 में से अगर हम 98 को माइनस कर लें तो हमें मिलेगा 903 क्लोज टू n माइनस 1 इंटू में 7। तो 903 को आप कर दो 3 से डिवाइड, 7 से डिवाइड, तो आ गया 129 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू आ गई 130, n आ गया हमारा 130। ठीक है, फिर से पूछा है द सम ऑफ n टर्म्स। तो n टर्म्स का सम फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, सन इक्वल्स टू में n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसी को अप्लाई कर दो, तो आपका 130 है बाई 2 है, फर्स्ट टर्म आपका 98 है प्लस 1001 है। तो 2 से आपका ये 65 टाइम्स में इनटू में 19099 आप मल्टीप्लाई करना, आपका सम आ जाएगा। तो 65 इंटू में 1099 क्या होगा, 7085। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 3 का सॉल्यूशन, जो कि आपका एपी का क्वेश्चन था। ठीक है, देन अब अगर आपको इसमें अभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप ज़रूर बताएं। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। और अगर देखा जाए तो आपके और 3 क्वेश्चंस बचे हैं, 4। ठीक है, देखो यानी कहने का मतलब ये है कि टोटल 6 में से हमें कोई 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो हमने अभी तक 3 क्वेश्चन आपका कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, अ बॉक्स कंटेन सम ग्रीन येलो एंड वाइट टेनिस बॉल। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेलेक्टिंग green ball is 1/4, yellow ball is 3. If the box contain 10 white ball, then find the total number of balls in the box. ठीक है, देखो 3 बॉल है तो तीनों को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आएगा, 1 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल, ये क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस इन दोनों का सम, 1 + 4 - 1/3। तो अगर सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 1 - 12 हमारा एलसीएम, 4 + 3, तो ये हमें मिलेगा 1 - 7/12, यानी सिंप्लीफाई करने पे 5/12 हमारा आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वाइट बॉल हमारा क्या आ गया, 5/12। पहला दूसरा आंसर आपका हो गया बी का। बोला है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम जो कि हमें दे रखा है 10 बाई टोटल आउटकम मान लो x, नंबर ऑफ बॉल मान लो x आपका है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, 5/12। तो 120 = आ गया 5x, तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने थे बैग में, 24। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन। देन अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2। इसको आप समझ लेंगे ध्यान से एक बार। इसमें क्या दे रखा है, कोन एंड स्फीयर हैविंग सेम रेडियस एंड आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए सिलेंडर, द रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म्ड इज 2 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। एक कोन है, एक स्फीयर है, दोनों को मेल्ट करके क्या बनाया जा रहा है, एक सिलेंडर बनाया जा रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपका क्या होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ नीचे, 1/3 πr²h, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h। ठीक है, तो गिवन डाटा के अकॉर्डिंग पहले तो हम पाई कैंसिल कर सकते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हो तो आप सिंपली पाई को कॉमन करके दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर सकते हो। हमें क्या मिला, 1/3, रेडियस ऑफ सिलेंडर दे रखा है 3, तो 3 × 3 इंटू में हाइट दे रखा है 12, प्लस रेडियस ऑफ कोन दे रखा है हमारा 3 का क्यूब, r² हमें दे रखा है रेडियस ऑफ सिलेंडर 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू में हाइट 12, सॉरी हाइट हमें फाइंड करना है, इंटू में h। तो देखोगे 3 से हमारा 3 कैंसिल, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, आपके पास क्या बचा 36, यहाँ क्या बचा 48, सॉरी यहाँ भी क्या आ गया 36, 3 3 9, यहाँ भी क्या आ गया 36, और यहाँ हमारे पास है 4 इंटू में h, तो 36 कितना होता है 72, 4 इंटू में h से डिवाइड 4 से डिवाइड करो तो 72/4 आपका आ गया वो हाइट 18। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आ गया 18। ठीक है, तो जब भी आपको याद रखना है कि जब भी मेल्ट करके हम एक शेप से दूसरे शेप में चेंज करते हैं तो वॉल्यूम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वॉल्यूम हमारा सेम रहता है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए थोड़ा सा मैं स्पीड में लेकर चल रहा हूँ, बस आपको समझते हुए थोड़ा बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए। बाकी तो सॉल्यूशन आपको स्पेसिमेन पेपर का मिल जाएगा इसका, और हो सकता है आपके बुक्स में भी दिया हो। ठीक है, अगला हमारा है इन द गिवन डायग्राम ABCD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर PQ इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्किल एट E गिवन दैट एंगल AEP हमें दे रखा है कितना 70 डिग्री। तो आपको बताना है कि BOC कितना होगा, BOC कितना होगा, BOC आपको दे रखा है 110। फाइंड करना है ECB एंगल कितना होगा। ECB देखो, तो आप देखोगे तो ये आपका टेंजेंट है, सॉरी ये आपका कॉर्ड है और ये आपका टेंजेंट है, तो दोनों के बीच का जो एंगल हमारा है 70 डिग्री। तो ऐसे ही इसी सेम कॉर्ड से अगर छोटे वाले सर्किल के सरकमफ्रेंस पे कोई एंगल बनेगा तो भी कितना होगा 70 डिग्री का। तो ECB कितना होगा 70 डिग्री। रीजन क्या होगा, एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट, एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। देखो इतना कठिन क्वेश्चन नहीं आता है, बट आपका ये स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है सर्कल से। ठीक है, फिर पूछा आपका BEC, तो BEC कितना होगा। तो देखो आप देखोगे तो BC आर्क से सेंटर पे बना है BOC जो कि 110 है, तो सेम आर्क से सरकमफ्रेंस पे क्या बनेगा इसका हाफ, तो ये आपका होगा कितना 55 डिग्री। ये आपका आ गया 55 डिग्री। फिर आपसे पूछा है BFC कितना होगा। तो अगर आप देखोगे
मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, ठीक है। तो BFCE इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो दोनों का सम कितना होगा 180। तो 180 में से अगर हम 55 को माइनस करेंगे तो 125 हमारा होगा BFC। तो कितना सिंपल था, बस बड़ा सर्कल बना के आपको कंफ्यूज किया गया है। फिर आपसे पूछा एंगल DAB, एंगल DAB, एक एंगल बस आपका इसमें पूछा है, एंगल DAB, कुछ और आपसे नहीं पूछा गया पूरे के पूरे फिगर में, ठीक है। तो आपसे बस इतना ही पूछ लिया कि एंगल DAB कितना होगा। कहाँ है आपका एंगल DAB, ये वाला एंगल हमें बताना है। आपको बोला भी गया है कि ABC और D एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो देखो अगर ये हमारा 70 डिग्री का है तो ये कितना होगा 110 का, तो सामने वाले एंगल का सम कितना होगा 180, ठीक है। तो ये कितना आएगा 70 डिग्री, ख़त्म, कुछ और करना ही नहीं था, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 3 का सॉल्यूशन था। देखो फिगर बड़ा सा बना के आपको कंफ्यूज किया गया, पूरे के पूरे 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। अब यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 में दे रखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे तो पहले हम इसके 2 पार्ट बना लेंगे, हाफ यहाँ तक का पहला पार्ट होगा हमारा। पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम पहले x वाले एक तरफ कर लें, तो -x/2 मिलेगा, -7/3 + 4 मिलेगा। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम होगा 6 और ये आपका होगा -2x - 3x। यहाँ पे आपका क्या आ गया -7 + 12/3, यहाँ पे मिल गया -5x/6 और यहाँ पे मिल गया हमें 5/3। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो -x हमें क्या मिलेगा 5/3 × 6/5, तो 5 से 5 कैंसिल, ये 2 टाइम्स में कैंसिल। तो -x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2, तो हमें पता है कि हम x को कभी निगेटिव नहीं छोड़ते हैं, तो x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। तो इतने पार्ट का सॉल्यूशन क्या आ गया कि -2 से हमारा x बड़ा होगा, ठीक है। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो आइए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो हमारे पास है x/2 -7/3 इज लेस देन -7/6। तो x/2 इज लेस देन -7/6 + 7/3। तो एलसीएम लो आप, 6 हमारा एलसीएम -7 + 14, तो x/2 हमारा क्या आ गया लेस देन 7/6। तो x हमारा क्या आ गया लेस देन 7/6 × 2, तो x इज लेस देन 7/3। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। अब इसी को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, बोल रखा है रियल नंबर, तो नंबर लाइन में से ड्रॉ करेंगे, -2 मार्क करेंगे एंड 7/3 मार्क करेंगे और पूरा का पूरा होल को हम सैड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ओनली लेस देन का साइन है, तो यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बना के हम छोड़ देंगे, बाकी पूरे लाइन को हम सैड कर देंगे। हो गया नंबर लाइन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन था। देन आपका है ये आपका मीन फाइंड करना है, तो इसको आप खुद ही सॉल्व करेंगे बाई आपसे बोला गया स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 8 का 3 है कि ABC एक ट्रायंगल है, BFCD इज ए पैरेललोग्राम, AD/DB का रेशियो दे रखा है, EF आपको दे रखा है 15। तो आपको पहले पूछा है AE/EC का रेशियो। तो देखो सिंस लाइन DE इज पैरेलल टू BC, सिंस DE इज पैरेलल टू BC, तो बाई BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमें क्या मिल जाएगा AD/DB का रेशियो AE/EC के इक्वल होगा, ठीक है। यानी AD/DB आपको दे रखा है 4/5, तो इनका भी क्या होगा 4/5। अब आपको पूछा है फाइंड DE, आपको बोला फाइंड DE, ठीक है। इफ़ EF इक्वल्स टू हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो अब ध्यान से देखें तो ADE को हम EFC के सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल EFC हमें क्या मिला कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल C अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आप पूरा लिख लेना, ठीक है। एंड एंगल E इक्वल्स टू एंगल E वर्टिकली अपोजिट। तो हम कहेंगे ट्रायंगल ADE हमारा सिमिलर हो गया ट्रायंगल CFD के सिमिलर हो गया। तो भाई जब ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आता है एकदम सेम आता है। तो
तो हम क्या लिख पाएंगे कि AD अपॉन CF का रेशियो इक्वल होगा किसके, DE अपॉन FD का रेशियो इक्वल होगा किसके, तो AE अपॉन CD का रेशियो, AE अपॉन CD का रेशियो। सॉरी, नेम में थोड़ा सा मिस्टेक आ गया यहाँ पे, नेमिंग हम लोग सही कर लेंगे आप लोग जल्दीबाजी में। CFE होगा, CFE। अब दोबारा मैं रेशियो लिखता हूँ, तो हमें क्या मिलेगा, AD अपॉन CF का रेशियो इक्वल होगा AE अपॉन CE का रेशियो इक्वल होगा DE अपॉन EF का रेशियो। ठीक है, तो इन्हीं को आप लेके सॉल्व कर दो। अभी आपने AE और CE का रेशियो फाइंड किया है, 4/5 है। DE हमें फाइंड करना है और ये 15 दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो DE हमें क्या मिलेगा, 4 × 5/15 यानी 12 सेंटीमीटर। तो आपका आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये हमारा 12 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा है फाइंड BC। BC क्या होगा, ये पैरेललोग्राम में पहले से ही दे रखा है, तो 15 + 12 हो गया 27। तो DF और BC हमारे आपस में इक्वल होंगे, तो ये भी होगा 27 सेंटीमीटर। 27 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 3 का सॉल्यूशन। देन अगला आपका है क्वेश्चन नंबर E। अमिट टेक्स 12 days लेस देन days taken by Bijou to complete a certain work. If the both working together takes 8 days to complete the work, find the number of days taken by Bijou to complete the work working alone. ठीक है, बोला कि अमित क्या करता है, 12 days लेस लेता है बीजू से किसी काम को करने के लिए। तो मान लो कि बीजू लेता है टोटल x दिन, तो अमित क्या लेगा, x - 12 days। तो बीजू 1 day वर्क प्लस अमित 1 day वर्क इक्वल्स टू में 1/8। आप इसी को सिंप्लीफाई करोगे, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, आपको उसको सॉल्व करना है। आपका क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 हो जाएगा। फिर ये आपका ऑजी बनाना है, जैसे मैंने बता रखा है कि 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखो ऑजी से पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ ऑजी बनाना है, फिर उसका मीडियन फाइंड करना है, फिर इंटरक्वार्टाइल रेंज फाइंड करना है, फिर परसेंटेज ऑफ वर्कर लेस देन दिस, इसको फाइंड करना है। बहुत जल्द हम लोग एक पर्टिकुलर ऑजी वाला वीडियो भी कर लेंगे, देखता हूँ मैं। ठीक है, तो इसको आप ऑजी वाला खुद से कर लेंगे, तो आपका समझ लो 6 मार्क्स पक्का है। ठीक है, फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 10। देखो, इस क्वेश्चन का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपके पास पेपर नहीं है, इसको खुद से सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको हमें करना है। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे बाय यूजिंग C&D, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसको आप खुद से ट्राई करेंगे। चलो फिर भी मैं एक बार थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर देता हूँ। जब यहाँ पे हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, √2 + x + √3 - x प्लस √2 + x - √3 - x अपॉन में √2 + x + √3 - x। फिर इसको हम माइनस में लिखते हैं, तो -√2 + x + √3 - x। इधर भी हम अप्लाई करेंगे तो 3 + 1/3 - 1, तो ये हमारा इससे कैंसिल, ये वाला पार्ट हमारा इससे कैंसिल। तो हमें क्या मिल गया, 2 टाइम्स √2 + x अपॉन 2 टाइम्स √3 - x इक्वल्स टू में 4/2। तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल, 2 + √3 - x हमारे पास आ गया 2। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, हमें क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आपका x का वैल्यू आ जाएगा। तो x क्या मिलेगा आपको, 2 + x इक्वल्स टू में 12 - 4x। तो आपको मिल गया 5x इक्वल्स टू 10, x आ गया 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, x आपका 2 होगा। ठीक है, तो देखो 1 घंटे के अंदर मैंने पूरा पेपर्स आपके साथ डिस्कस किया है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, फिर कंस्ट्रक्शन इसको तो आपको खुद से ही करना होगा। ठीक है, देन आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस दिस above the sea level watches a ship sailing away. If you observe that the angle of depression of the ship changes from 50 to 30 degree, determine the distance traveled by ship during the period of observation. ठीक है, देखो ऐसा कुछ फिगर है, अब बना लेना एक बार। ये आपका फिगर है, ठीक है, ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री एंड ये आपका 50 डिग्री। तो पहले 50 डिग्री था, ये अब 30 डिग्री हो गया। यहाँ पे 150 दे रखा है, ये आपका फिगर है। इसको आप खुद से सॉल्व करना, पहले एक बार 1050 लगाओगे तो आपका ये आ जाएगा, फिर 1060 लगाना, पूरा डिस्टेंस आपका ये आ जाएगा। y मान लो, तो y में से आप x को माइनस कर देंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल आ जाएगा। तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर था, उसका सॉल्यूशन। तो इसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के पेपर पे डिपेंडेंट आपको आपके
बोर्ड्स एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू।